what's in my head and हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉन्ग टाइम नो सी। इसका तथ्य ये है, इसका सारांश ये है कि हम काफ़ी दिनों से नहीं मिले एक दूसरे से। क्योंकि मैं बिज़ी हो गया था कॉलेज में और सीमा जी भी बिज़ी हो गई थी कॉलेज में। गुड मॉर्निंग सीमा जी। क्या बात है। तो हम लोग काफ़ी बिज़ी हो गए हैं, कॉलेज स्टार्ट हो गया है। तो अब आज इंडिपेंडेंस डे है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। यस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। आज हम लोगों को टाइम मिला है। आज हम लोग परेड वरेड देखने नहीं जा पाएंगे, तो लेट्स जस्ट स्टडी टुडे। चलिए, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, इस चैप्टर में मेनली तो आपको यही सब बताएगा कि ऑर्गन क्या है आपके, कैसे आप सांस लेते हो, कैसे आप इधर उधर सांस छोड़ते हो, सांस जो होती है इधर से उधर आपकी बॉडी में कैसे जाती है, और उसको कौन रेगुलेट करता है, और क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं आपको। मेन चीज़ें तो यही हैं उसमें, और तो कुछ नहीं है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन सीमा जी के नाम। चलिए सीमा जी। इंस्पिरेशन के दौरान वॉल्यूम होती है थोराइक कैविटी की, वो इंक्रीज हो जाती है। फिर थोरैसिक। क्योंकि जो डायफ्राम जो डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सटर्नल कोस्टल तो आएगा पहला वाला। अच्छा, एक बार दिखा दो ज़रा। ये आपका ना डायफ्राम ऐसा होता है, मतलब अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊँ, एक रफ डायफ्राम बनाऊँ, हाँ, तो आपका एक ऐसे दिख सकता है वो डायफ्राम, या ऐसे दिख सकता है आपका डायफ्राम। और ये आपका थोरैसिक कैविटी है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ना, ये सब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, इसके कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये देखो ये छोटा हो गया और आपकी थोरैसिक कैविटी बढ़ गई। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम तो ठीक बात है, इन्होंने ठीक बात कही है। बट रिलैक्शन ऑफ इंटरनल एक्सटरकोस्टल मसल या एक्सटर्नल एक्सटरकोस्टल मसल, बताओ किसको रिलैक्स करना होता है या किसको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, ये पहले सोचो। तीसरा ही आएगा मेरे साथ। वाह जी वाह। एक्सटर्नल आपकी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, रिलैक्सेशन। हाँ, आपकी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती है, जो आपकी बाहर, जो आपके रिब केज पे ऐसी होती है ना, जैसे आप पे रिब केज है, यहाँ पे दो रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं वो एक्सटर्नल कोस्टल मसल होती है, और वो रिलैक्स होती हैं। आई एम नॉट श्योर, बट आओ चलो देखते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। वाह जी वाह। ये रहा मैकेनिज्म। सुन रही हैं आप सीमा जी? देख लो। आपने मन को क्या कर दिया? मन को अरे मेरे को क्या पता था यार, मेरे को भी नहीं पता था। अरे यार, ठीक नहीं। कहाँ लिखा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग? ये लिखा। आगे चलना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ठीक है, और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि लिफ्ट उठा, अच्छा, रिब्स उठा देता है वो। ओके ओके ओके। स्टर्नम और रिब्स आपका उठा देता है वो, ठीक है। मतलब अगर साइड प्रोफाइल से देखूँ मैं, तो ये आपका लंग्स है, तो वो ऐसे उठा देगा आपके स्टर्नम को। यहाँ पे कहीं स्टर्नम होगा, तो वो टेक्निकली ऐसे उठा देगा आपको। उसकी कॉन्ट्रैक्शन से ऐसे होती है ना, कॉन्ट्रैक्शन ऐसे होगी तो वो उठा देगा, और वॉल्यूम जो होगा वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, थोरैसिक वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके ओके ओके। मतलब और थोरैसिक वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ होगा इस डायरेक्शन में, ये इधर डॉर्सो वेंट्रली। और इससे पहले आपका जो हो रहा था वो एंटेरो पोस्टेरली हो रहा था, समझ रहे हो, ऐसे हो रहा था वो। खैर चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लंग्स कोलैप्स नहीं करते हैं जब आप सांस लें, जब आप सांस ना लो तब लंग्स कोलैप्स नहीं करते हैं, और कुछ हमेशा हवा ना रह जाती है लंग्स में, वो बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि ना लंग्स के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर होता है, समझ रहे हो, एक नेगेटिव प्रेशर होता है लंग्स में। तो इस वजह से जो बची कुची सांस होती है, अब इसका एग्जैक्ट क्या मतलब है, एकदम आसान भाषा में कैसे समझाऊँ वो तो मुझे भी नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि एक नेगेटिव प्रेशर होता है। नेगेटिव प्रेशर का मतलब होता है कि उसके बाद जो हमारा वॉल्यूम है, मतलब वो इंक्रीज़ ही करेगा कुल मिला के, मतलब वो कम नहीं होगा, और उससे ज़्यादा कम नहीं हो पाएगा वॉल्यूम। ओ अच्छा, इंट्रा प्लूरल
तो बोलना भूल गया मैं, नेगेटिव प्रेशर तो होता है बट इंट्रा प्लूरल प्रेशर भी होता है जो अगर आपकी लंग वॉल खींच रहा होता है। ओके प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में होता है ना। हाँ लेकिन अब इसका इसका क्या मतलब है एग्जैक्ट वो मेरे को भी नहीं पता। इसका एकदम आसान अरे भाषा में क्या मतलब है? हाँ बोलो। मतलब जो डबल मेम्ब्रेन होती है ना हम्म, लंग्स की, हम्म, लंग्स की डबल मेम्ब्रेन होती है ना, एक आउटर एक इनर, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है, तो ठीक वो है उसके वो प्रेशर मेंटेन करता है। बट इसका प्रेशर तो कैसे इसलिए मेंटेन करता है ये पूछ रहा हूँ मैं। ये तो चलो बता दिया आपने किताब में जो लिखा हुआ था, लेकिन अरे अब कैसे? किसी भी चीज की बाउंड्री है, ठीक है, तो वो उसका प्रेशर तो मेंटेन करेगी ना। अब कोई वॉल है, अरे आप तो वो उसके अंदर प्रेशर पूरा वो तो आप पानी भर दो, सेल वाला, आप सेल वाला दिमाग लगा रहे हो, चलो ठीक है। सेल पर वाला ही दिमाग लगेगा। सेल वाला दिमाग लगा रहे हो बट सेल में तो देखो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम एक बिल्कुल नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, और तब ऐसा है कि इसके बाद नहीं और नीचे क्यों नहीं होगा वॉल्यूम। सेल में तो वो होता है ना कि सेल एक्सपैंड नहीं करेगी, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करेगी, फट नहीं जाएगी, वो वाला दिमाग होता है। हम्म तो ये उल्टा हम्म। उल्टा केस है ये, इसलिए पूछ रहा था मैं। चलो कोई बात नहीं, कहीं पढ़ के आएंगे नेक्स्ट टाइम तो बता देंगे। चलो जी आपकी बारी। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला है कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब एक्टिव है। मैमल्स जो है नेगेटिव ब्रीदिंग थोड़ा प्रोसेस तेज़ को बोलो फेस यार, थोड़ा करते हैं। तेज़ बोलो। हेलो। बोलो अब बोलो। मैमल्स के पास नेगेटिव प्रेशर होता है, ठीक है, ये भी। जो इंटरनल इंटरकोस्टल और एब्डोमिनल मसल्स होते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन के लिए, इंटरनल इंटरकोस्टल और एब्डोमिनल मसल, ये सही है। रेस्पिरेशन से CO2 निकलता है, वाटर निकलता है, एक्सेट्रा। रेस्पिरेशन क्या है कि पहला वाला गलत है, एक्टिव प्रोसेस होता है क्या? हाँ हाँ, अब अपने उससे सांस निकाल रहे हो तो ऑफकोर्स आपको लाइक वो एक्टिव प्रोसेस है। इंटरकोस्टल मसल्स एंड मतलब लो एब्डोमिनल मसल। ग्रेडियंट से हाई ग्रेडियंट जा रहा है। हम्म, अच्छा, तो फिर इसका थर्ड होगा, इंटरनल की जगह एक्सटर्नल आएगा मेरे हिसाब से, इंटरनल क्योंकि एब्डोमिनल इंटरकोस्टल मसल्स तो मसल होते हैं। एंड एब्डोमिनल मसल्स आर मसल्स ऑफ फोर्सफुल नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। ब्रीथ करते हुए नेगेटिव प्रेशर थोड़ी होता है, जब ब्रीथ करता है इंसान तब नेगेटिव प्रेशर होता है क्या? सेकंड या थर्ड में से कुछ एक होगा, लेट्स गो विथ थर्ड। ओके थर्ड है। फोर्सफुल एक्सपिरेशन में इसका मतलब आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स काम नहीं आते, आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स काम आएंगे। वो जब कंट्रैक्ट होंगे तब आपका जो वॉल्यूम होगा, थोरैसिक वॉल्यूम, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें से सांस निकल लेगी, बाहर निकल जाएगी सांस, बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा। तो चलो ठीक है। एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आपके पास एक तो देखो आपके पास रिजर्व वॉल्यूम तो रहेगी ही रहेगी, रिजर्व वॉल्यूम रहेगी आपके पास। फिर क्या है आपके पास रिजर्व्ड वॉल्यूम के साथ साथ और क्या बच जाएगा आपके पास? एक सेकेंड, ये तो आपकी रिजर्व वॉल्यूम है, और फिर देखा जाएगा कि आप कितना एक्सपायर कर सकते हो, कितना अमाउंट एक्सपायर कर सकते हो, तो वो शायद एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम होता है। ERV प्लस RV होगा शायद इसका आंसर, राइट? हाँ ठीक है। ओके चलो। अगर एक पर्सन एक्सेल आउट कर रहा है फोर्सफुली, यानी कि जबरदस्ती, अपने सारे एफर्ट लगा के, ठीक है, तो जो पल्मोनरी उसके बाद वो इनहेल करेगा अंडर नॉर्मल कंडीशन, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, उसको हम क्या बोलेंगे? तो टाइटल वॉल्यूम तो होगी, ठीक है। वो तो एक नॉर्मल सांस में आदमी जो लेता है और वो हो गई। हाँ, और उसके साथ साथ एक्सपायरेशन के बाद मतलब उसके साथ साथ IRV। IRV देखो, उसके साथ साथ वो वाली पहले तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप कहाँ पे पहुँच गए। अब आप पहुँच गए कौन से लेवल पे? आप रिजर्व वॉल्यूम वाले लेवल पे पहुँच गए, राइट? है ना? तो पहले तो आप उतना लोगे जितना आपने लूज़ किया था, यानी कि ERV आपने लूज़ कर दिया था फोर्सफुल एक्सपायर करके, राइट? हाँ फिर आपने टाइडल वॉल्यूम ली, राइट? हाँ लेकिन आपने फोर्सफुली इंस्पायर नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया आपने।
अच्छा तो मतलब टीवी प्लस ईआर भी आएगा। मेरे हिसाब से टीवी प्लस ईआर भी आएगा, वो देखते हैं। कभी गलत बोला ही नहीं है मैं फर्स्ट और टू को छोड़ के। ओके ओके। देखो टाइडल वॉल्यूम तुम्हारी होती है आराम से सांस लो तो कितनी सांस आ जाएगी तुम्हारी, वो शायद 500 ml आती है ना? हेलो। सही है सही है सही ठीक है है, सही है सही है। इसमें से सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो होगा आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि सेकंड का डी हो जाएगा। सेकंड का डी, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी एक ही जगह है। आप देखते हैं थर्ड का आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आप उतना एक्सपायर नहीं कर सकते हो बट शायद हाँ इतना 1 लीटर के आसपास आप कर सकते हो एक्सपायर आप। रेजिडुअल फोर्थ का वॉल्यूम तो ई है। फोर्थ का ई है। अच्छा 1100 से 1200 ml आपकी बच जाएगी लास्ट में, ठीक है। और वाइटल हाँ। वाइटल कैपेसिटी जो होगी, अरे एक सेकेंड, फिफ्थ का डी है एक्चुअली में, फिफ्थ का डी है। वाइटल कैपेसिटी होता है आपका, वाइटल कैपेसिटी आपका होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो टाइडल कैपेसिटी होता है। अच्छा तो फिफ्थ का डी है, फिफ्थ का डी है, ठीक है, फिफ्थ का डी है। इसके बाद सेकंड का ए है, फिफ्थ का डी है, सेकंड का ए है, फिफ्थ का डी है, दो जगह है मैडम। अच्छा हाँ ठीक है, सेकंड आएगा। थर्ड का बी ही है, फोर्थ का ई है, फोर्थ का ई है, ठीक है, इन्होंने सही कहा। और फिफ्थ का डी है, ठीक है, ओके। चलिए आपकी बारी। तो फंक्शन जो इसमें से कौन सी वॉल्यूम या कैपेसिटी ऑफ लंग्स है उसको डायरेक्टली स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, तो आई थिंक ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। शायद रेजिडुअल वॉल्यूम को नहीं कर सकते ना? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को भी नहीं कर सकते। अच्छा क्योंकि टोटल लंग को भी नहीं कर सकते क्योंकि अच्छा हाँ क्योंकि ये रेजिडुअल, सबका। हाँ क्योंकि उसमें हर चीज़ में ना रेजिडुअल वॉल्यूम तो आ ही रही है आपकी, इसमें भी रेजिडुअल वॉल्यूम आ रही है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में भी आ रही है, तो ऑल ऑफ दी अबव ही हो सकता है आपका आंसर। बेहतरीन आपका प्रदर्शन रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। आपको बताना है सीक्वेंस में, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ सबसे बाद में क्या हुआ। आओ देखते हैं। सबसे पहले तो आपने सांस ली होगी अंदर, तो सांस ली एंड विच इज फोर्थ हो सकता है सबसे पहला। अच्छा डिफ्यूजन ऑफ O2, अच्छा फिर सोचने दो। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 अक्रॉस दी एल्वेओलर मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, यूटिलाइजेशन ऑफ, ठीक है, ओके। रुको यहाँ था। मेरे हिसाब से सबसे पहले फोर्थ होगा, फोर्थ के बाद आएगा आपका फर्स्ट, ठीक है, फिर आप लंग्स में पहुंच गए, ठीक है, फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, हाँ ठीक है फिर सेकंड आएगा, ठीक है सही कह रहे हो। फिर सेकंड आएगा मेरे हिसाब से, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, फिर फिर एक सेकंड यार, एक सेकंड रुको, कुछ फ़ोन पे देखने लगा था मैं, एक सेकंड मैसेज आया था। फिफ्थ मेरे को अब आपने गुमराह कर दिया, तो चलो ठीक है मान लेता हूँ मैं। फिफ्थ बचा क्या ही बचा है? थर्ड। हाँ फिर थर्ड आ गया। आओ देखते हैं, फोर्थ फर्स्ट सेकंड फिफ्थ थर्ड, फोर्थ फर्स्ट सेकंड फिफ्थ थर्ड। आओ देखते हैं। ऑल ऑफ दी अबव तो नहीं है, ऑल ऑफ दी अबव कैसे हो सकता है? चलिए जी आपकी बारी। इनको अरेंज जो एक्सपायरेशन, सबसे पहले क्या हो रहा है एक्सपायरेशन के दौरान, सबसे थर्ड तो लास्ट में आएगा, सही ठीक बात। है। सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले होगा पल्मोनरी, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। नहीं चलो आप बोलो। पहले डायफ्राम जो है वो रिलैक्स करेगा और स्टर्नम भी, फिर उसके बाद जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी। जैसे ही वॉल्यूम कम होगी उसके बाद प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा एयर जो है वो लंग से बाहर निकल जाएगा। तो 1 2 4 3 क्योंकि जो आप कह रहे थे ना पल्मोनरी प्रेशर वो हो जाएगा फर्स्ट, सबसे पहले होगा नहीं, वो इंक्रीज इसलिए हुआ है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड हुई थी वो चीज़ें, समझ रहे हो आप?
समझ रही हूँ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाता है। एन डैश इन पल्मोनरी रिजर्व पल्मोनरी वॉल्यूम डैश द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन डैश द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम डैश टू मूव इनटू द लंग्स, दैट इज डैश। अगर आपकी क्या बात है। आपका जो सांस है वो अंदर जा रही है इनटू द लंग्स, तो आपकी इंस्पिरेशन है। अब इंस्पिरेशन के अकॉर्डिंग सब सॉल्व करते हैं। इंस्पिरेशन मतलब आपकी जो पल्मोनरी वॉल्यूम जो होगी ना वो डिक्रीज कर जाएगी। एन डिक्रीज, अरे यार एक सेकेंड, तो ये एन क्यों दे रखा है? फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड अरे पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगी, प्रेशर डिक्रीज होगा। पल्मोनरी, हाँ पल्मोनरी वॉल्यूम वॉल्यूम इंक्रीज होती है, सही बात इंस्पायरेशन है। के दौरान हाँ हाँ हाँ, अंदर सॉरी। लेने में तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यस यस यस, एक्चुअली क्या है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा दूँ। आपका पहले तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब इतनी वॉल्यूम बढ़ गई है आपकी, बट इस मतलब इसमें आप अच्छा खासा हवा भर सकते हो और प्रेशर कम हो गया, तो इसमें से जल्दी 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 प्रेशर जाएगा बाहर से, ताकि प्रेशर वो हो जाए। और प्रेशर जो आप इंक्रीज़ करना है तो आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बढ़ाने पड़ेंगे, और वो आप एयर मॉलिक्यूल्स बढ़ाओगे, राइट। आपको एयर मॉलिक्यूल्स बढ़ाने हैं। तो सबसे पहले तो आपका प्रेशर हुआ इंक्रीज़, वॉल्यूम हुआ इंक्रीज़, ठीक है। एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डैश द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, तो एयर जो होती है वो आउटसाइड से इनसाइड आ जाती है, उसको कहते हैं इंस्पिरेशन, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए जी आपकी बारी। जो है ह्यूमन ट्रांसपोर्ट है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। अबाउट 50% को ट्रांसपोर्ट होगा बाय डैश ऑफ द ब्लड, जो रिमेनिंग है डैश परसेंट वो डिजॉल्व स्टेट से होता है। तो पहला क्या आएगा आंसर? सब आता 70% तो है ही maximum। आवाज़ कट रही है आपकी। 70% बाय द वे CO2 नहीं होता। हाँ हाँ 90% आई गेस 97% जो वो होता है ऑक्सीजन, वो मतलब RBC कैरी करता है। 97 RBC कैरी करता है, और 3% जो होता है वो आपका ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि प्लाज्मा में मतलब शायद डिजॉल्विंग पावर काफ़ी कम होती है ऑक्सीजन को लेके। मेम्ब्रेन जो होता है वो पल्मोनरी एल्वुलाई फ्रॉम ब्लड कैपिलरी, पल्मोनरी एल्वुलाई लंग्स वाला जो मेम्ब्रेन होता है, और फ्रॉम मेम्ब्रेन सेपरेटिंग दी पल्मोनरी, अच्छा ये रहा आपका पल्मोनरी एल्वुलाई, और ये रहा आपका क्या बोलते हैं उसको ब्लड कैपिलरी। इनके जो बीच का मेम्ब्रेन होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको शायद बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, नहीं क्या बोलते हैं? ये होगा इसका एल्वुलर एपिथेलियम, आर यू श्योर? बोथ 1 and 3 आएगा। देखो पहले आता है अच्छा हाँ, ठीक। ये देखो, ये रही आपकी एयर। एक्चुअली इस वाले लेयर की बात नहीं कर रहे थे, ये लोग बात कर रहे थे। देखो ये आपकी हवा है, ठीक है, बीच में जो है वो आपकी हवा है। अब देखो ज़रा, इसको कहाँ से पास करना पड़ेगा। एक तो इसको पास करना पड़ेगा, देखो एक तो इसको पास करना पड़ेगा एल्वुलर एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम, और ये एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो ऐसी 2 लेयर्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 3, राइट। सीमा जी तो चीता ही निकली जी। चलिए जी, चीता बोला है मैंने, बाद में आपको कुछ और ना सुनाई दिया, ओके। हाँ ठीक है। बोहर इफेक्ट क्या होता है? अरे ये क्या है? कोई बात नहीं, आप देख लो इसमें से कौन सी चीज़ सही लग रही है, उसको वही उसी को बोल देना। बोर्स इफेक्ट वही होता है, सब तो सिमिलर ही लग रहा है। Rise in level of PCO2 or fall in pH decreases the oxygen affinity of hemoglobin। ठीक तो है। अच्छा, decrease in levels of PCO2 और fall in pH decreases, नहीं गलत। A rise in level of PCO2, अच्छा देखो इतना मेरे को पता है कि PCO2 का लेवल बढ़ेगा तो ऑक्सीजन एफिनिटी जो है वो कम होगी, ठीक है। सही बात है, क्योंकि तो हाँ चलो बोलो। और pH इंक्रीज नहीं आएगा, pH कम होना चाहिए, ठीक है। हाँ शिफ्टिंग ऑफ दी ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन कर्व टू द लेफ्ट। अब या तो इसका फर्स्ट हो सकता है या तो इसका फोर्थ हो सकता है, क्योंकि फोर्थ के लिए मैंने कंडीशन नहीं दे रखा
कि कौन सी कंडीशन में वो लेफ्ट में होगा या कौन सी राइट में होगा, तो मेरे को बोर्स इफेक्ट तो नहीं पता, बट पहली और चौथी चीज़ें दोनों सही ही हैं। अरे सुनो, मैं बताता हूँ तुम्हें इजी भाषा में। कभी भी अगर तुम्हें चाह रहे हो ना कि CO2 बढ़िया एकदम डिज़ोल्व हो जाए, पहले तो ये समझो कि दो की प्लेयर्स हैं आपके पास, एक कार्बन डाइऑक्साइड है और एक आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा और एक आपके पास कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा। 2 की प्लेयर्स हैं। अब इन दोनों के बीच ना भिड़न होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को एडवांटेज कब मिलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको तब एडवांटेज मिलता है जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा हो, बढ़िया दबाव बना पाए, और प्लस एसिडिक कंडीशन हो। एसिडिक कंडीशन मतलब हो गया आपका कि आपका pH ज़्यादा है, समझ रहे हो, pH ज़्यादा है। कम नहीं होता एसिडिक कंडीशन। अरे मतलब सॉरी वही है, हाँ मतलब कम है। एसिडिक कंडीशन मतलब आपका pH कम है, pH कम है, माय बैड, थैंक यू सना जी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपकी फुलफिल होनी चाहिए। ओके, तो इन्होंने सही कहा कि भाई ऑक्सीजन एफिनिटी कम हो जाएगी अगर PCO2, ठीक है, अगर आपका प्रेशर ऑफ कार्बन, एक सेकेंड मैं ज़रा अपना फ़ोन चार्ज में लगा लूँ, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका कम हो और आपकी जो ऑक्सीजन एफिनिटी है वो कम हो जाएगी, फॉल इन pH यानी कि एसिडिक कंडीशंस। तो फर्स्ट तो सही है, बाकी हो क्या पता बोर्स इफेक्ट पर्टिकुलरली फोर्थ वाला हो, एक बार देख ही लेते हैं। पीछा नहीं छोड़ेगा ये बोर। अरे दिया था, पता कहीं ना कहीं दिया था, मेरे को याद है। नहीं दिया था, मैं पहली बार सुन रही हूँ। ऐसे हो सकता है मैंने कहीं और पढ़ा हो। चलो फर्स्ट करते हैं, देखते हैं, फर्स्ट ही है। अभी कर्व नहीं देख रहे, कर्व के क्वेश्चन जब बाद में आएंगे तो बाद में देखेंगे। चलो जी, ये चांस। अच्छा किसकी चांस थी, योर टर्न थी। अच्छा मेरी टर्न है। एल्वुलाई ऑफ लंग्स में, एल्वुलाई ऑफ लंग्स में क्या होता है, एक बात बताओ। एल्वुलाई ऑफ लंग्स में हम कि बाहर से आपका हवा आ रही है और हवा इसके अंदर जा रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि हवा इसके अंदर जाए, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई ऑक्सीजन को फेवर मिले, ठीक है, ऑक्सीजन को फेवर मिले। तो ऑक्सीजन को फेवर मतलब मेरा हाई PCO2 होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट। फर्स्ट लो नहीं, हाई PO2 सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, सही बात है। फर्स्ट बढ़िया है, सेकंड भी बढ़िया है, PCO2 कम और बढ़िया है। थर्ड सही नहीं है मेरे लिए, फिफ्थ सही नहीं है मेरे लिए, सॉरी थर्ड सही नहीं है, फोर्थ सही नहीं है, फिफ्थ अगर मैं देखूँ तो मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है। सीमा जी प्लीज़ डू समथिंग अबाउट इट। और फिफ्थ जो है अब ठीक है, अब नहीं हो रही, अब नहीं मेरी हो रही, साइड से तो कोई इशू नहीं है। अब रिपीट हो रही है। लो H+ कंसनट्रेशन आपकी लो रहेगी, इसका मतलब आपका जो pH होगा वो भी कम ही होगा, राइट सीमा जी। मतलब लो H+ मतलब एसिडिक कंडीशन, अरे हाई H+ मतलब है एसिडिक कंडीशन ना। हाँ, लो H+ मतलब बेसिक कंडीशन। तो मेरा फर्स्ट चाहिए मुझे, थर्ड चाहिए मुझे और फिफ्थ चाहिए मुझे। बिल्कुल करेक्ट बात कही है जी मैंने। अच्छा फर्स्ट सेकंड, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ, ना कि फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, सॉरी ध्यान नहीं दिया मैंने। चलो तुम समझ गए ना, समझ गए ना, बस इतना ही चाहिए। चलिए जी आपकी बारी। वाइटल कैपेसिटी हमारे लंग्स की कितनी होती है, वो टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल कैपेसिटी। फर्स्ट वाइटल कैपेसिटी उतनी होती है कि कितना हम अंदर ले सकते हैं फोर्स करके भी, तो ओके पहला आएगा। दैट साउंड हॉरिबली रॉन्ग बट ओके, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद डैश प्रोड्यूस बाय द सेल्स इज कॉल्ड डैश, विच इज कॉमनली नोन एज डैश। O2 को एक्सचेंज करोगे किस चीज़ से, CO2 से, ठीक है। इसको आराम से कहते हैं ब्रीदिंग, और विच इज़ बाय द प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग, और विच इज़ कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। कॉमनली तो यार ब्रीदिंग बोलते हैं, कौन कौन आदमी रेस्पिरेशन बोल रहा है कॉमनली। सीमा जी के यहाँ बोला जाता है रेस्पिरेशन। चलिए आपकी बारी। आप भी मेरे को बताएं, हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कैसा प्रोसेस है, बढ़िया और ऑक्सीजनेशन। तो सीमा जी कह रही हैं ऑक्सीजनेशन, लेट्स चेक कि सीमा जी सही कहती होंगी। अरे ऑक्सीडेशन भी हो सकता चलो ठीक है अभी चेक करते हैं। है। अरे यार कुछ दिक्कत हो गई। ऑक्सीडेशन नहीं, शायद ऑक्सीजनेशन होता है।
ऑक्सीजनेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन में तो आपका इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस ऊपर नीचे जाता है, ऑक्सीजनेशन में आपको ऑक्सीजन ऐड होता है ना, ऑक्सीजनेशन होगा वो। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाता है, वैल्यू ऑफ PCO2 इन एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वोलाई एंड टिश्यू रिस्पेक्टिवली। अगर तुम्हें याद नहीं भी है ना तो लेट्स जस्ट देखो, एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वोलाई और टिश्यू में देखते हैं। एल्वोलाई में ऑफकोर्स PCO2 काफ़ी कम होगा, समझ रहे हो, एल्वोलाई में PCO2 कम होगा और आपके टिश्यू में ज़्यादा होगा, क्योंकि टिश्यू में भाई कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है। और टिश्यू में तो बहुत ही ज़्यादा होगा, आपके बाहर एटमॉस्फेरिक मतलब बाहर तो बहुत कम होता है, मतलब ओवरऑल मिला के देखा जाए 0.3 के आसपास ही होता है। चलो आओ देखते हैं। 0.3 40 mm इन एल्वोलाई ऑफ 95 इन टिश्यू, बता रहा था मैं, बट ओके। इतना डिफरेंस होता है क्या, इतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होता है क्या? हाँ इतना ही होता। चलो ओके, लेट्स गो विथ फर्स्ट देन। देखो मेरे को पता लग रहा था, बट चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता तुम्हारे PCO2 आपके उधर एल्वोलाई में, और ऑक्सीजन में बहुत डिफरेंस होता है ऑक्सीजन लेवल्स में, बट कार्बन डाइऑक्साइड लेवल में बस 5 मिलीग्राम ऑफ mg का होता है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हमारे दो चीज़ें तो सही थी। अब मेरे को मैनिपुलेट किया गया है, बट ओके। एक ग्राफ प्लॉट किया गया, CO2 परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बताओ। सेकंड आएगा, डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। सेकंड आएगा, थर्ड नहीं आएगा। नहीं सॉरी, थर्ड आएगा, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। और ये बात ऐसा दिखता है आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसको कैसे पढ़ते हैं, अगर मैं इसको साइड ले लूँ, अरे यार तो बैकग्राउंड कलर से मैच कर रहा है। अरे वाइट कलर। अब अपना ज़रा ईयरफोन का जैक सही से करो। हाँ ठीक है, एक बार गोल घुमा दो उसको। आपका अगर इतना mg वो है, मान लो कि 10 mg है, तो आपका जो होगा 10% सैचुरेशन है, ठीक है, 10% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर आपका 20 mg है तो वो कितना 30% है। अगर आपको 40 mg है तो वो लगभग 75% के आसपास है। ऐसे करते करते जितना आप बढ़ा रहे हो ना, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होता जाएगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो जाएगा। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, मतलब 100 mg अगर आप प्रेशर रखते हो ऑक्सीजन का, 100 mg प्रेशर के बाद ना वो अब और ज़्यादा, मतलब हीमोग्लोबिन वही हीमोग्लोबिन भी एक कैरियर ही है, तो उसमें कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ही तो ले जा पाओगे। तो अगर आप 100 mm प्रेशर रखते हो, यहाँ पे बहुत अच्छा एसोसिएशन होगा, मतलब उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद आप 100 से 200 पहुँच जाओ, 300 पहुँच जाओ, 400 पहुँच जाओ, आपका एक एक्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ही कैरी कर पाएगा वो, समझ गए? उसका बढ़ गया, मतलब उसका यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। इसको डिसोसिएशन कर्व क्यों बोलते हैं ये नहीं पता मेरे को। हाई परसेंटेज ऑफ CO2 जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होती है डिजॉल्व्ड फॉर्म में एज़ कम्पेयर टू O2। दिस इज़ बिकॉज CO2 की ना ज़्यादा हाई सॉल्युबिलिटी होती है प्लाज्मा में, ठीक है, इसीलिए वो ज़्यादा अच्छे से डिजॉल्व होता है। चलिए जी, उसमें से कौन सी टीम मेन लेयर्स हैं जो बनाती हैं हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन? एक तो एल्वियोलाई होता है, आपकी आवाज़ कट रही है, पता है आपको, आपकी आवाज़ कट रही है। अपना जैक या तो बाहर निकाल के वापस अंदर डालो, या तो बिल्कुल ही अंदर डाल के एक बार उसे घुमा दो प्लीज़। या तो एक काम करो, अपने जैक को लिक कर लो, मतलब मजाक से हट के उसको लिक कर लो एक बारी। सीरियसली? हाँ सीरियसली लिक कर तो। ऑल्दो नॉट गुड फॉर इन अ लॉन्ग टर्म, बट अभी के लिए कर सकते हैं। उस पर थोड़ा कंडक्शन बढ़ जाती है उसके, फिर आपकी पक्का प्लेट उतर गई, जो प्लेटिंग नहीं होती वो उतर गई है। कुछ नहीं उतरा मेरा, लग रहा है मेरे को प्लेटिंग उतर गई है उस चीज़ की। चलो कोई बात नहीं, करो कंटिन्यू करो। हेलो पाजी। हेलो। हाँ अब करो, अब आवाज़ कट रही है आपकी। 1 मिनट, मेरे को आवाज़ नहीं आ रही, अब रुक जा। चलो कोई बात नहीं, जब तक भी आ रही है तब तक मैं ही कर देता हूँ। व्हाट आर द 3 मेन लेयर्स दैट फॉर्म अ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन? आपकी एक तो एल्वोलाई होता ही होता है, ठीक है।
ओके बेसमेंट सब्सटेंस ऑफ एल्वेलाई एंडोथेलियम नहीं सर्टिफाइड ब्रोंक्यूल नहीं। हाँ यार, अगर अगर आप मतलब लास्ट डायग्राम देखो मेरा, इधर आओ दिखाता हूँ तुमको मैं। कहाँ गया मेरा लास्ट डायग्राम? हेलो, आर यू बैक? आर यू देयर? आर यू I am back. आर यू देयर? Yes, I am चलो there. बताओ बताओ, आप ही बताओ। पहला तो आएगा मतलब एल्वियोली की मेम्ब्रेन आएगी, एक बेसमेंट आएगा और एंडोथेलियम आएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें एंडोथेलियम जो है वो सिर्फ एक ही में दे रखा है यार, कहाँ दे रखा है? वाले में, किसमें? फोर्थ वाले में। सही बात है। अरे वैसे तुम खुद ही देख लो ना, ये तुम्हारा एल्वोलाई होगा और एल्वोलाई से चिपक के होगा तुम्हारा ब्लड कैपिलरी, ताकि एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरी में चला जाए। और बीच में कुछ सामान है इसका, ये तुम्हें पता है कि इसका तो एपिथेलियम ही होता है। ब्लड कैपिलरी में तुम्हें पता है कि भाई एंडोथेलियम होता है। तो एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई, ब्लड और एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, और बीच में जो चीज़ होती है वो सिर्फ बेसमेंट सब्सटेंस कहता है। बस बात सही खत्म। बात। वाओ वी आर रॉन्ग। अरे यार इसमें तो वो आ रहा है सीलेटेड एपिथेलियम ऑफ ट्रैकिया, इसका तो कुछ काम ही नहीं है। अच्छा हाँ, ये एंडोथेलियम एक और जगह था, सेकंड में भी है। एल्वियोलर कैपिलरीज यानी कि तुम्हारी ब्लड कैपिलरीज और ब्लड, हाँ बहुत ज़्यादा थिन होता है। सीलेटेड तो आ ही नहीं सकता भाई, सीलेटेड तो आ ही नहीं सकता। बहुत पतला सा वो होता है, लेयर होती है, थिन स्क्वामस एपिथेलियम होता है। चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं देखे थे, इतना तो चलता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वोलाई में इज मोर देन दैट इन ब्लड, लेस देन दैट इन ब्लड, ऑलमोस्ट इक्वली होता है जितना तुम्हारा, लेकिन एल्वोलाई में ज़्यादा होता होगा, एल्वोलाई में ज़्यादा होगा। हाँ एल्वोलाई में ज़्यादा होता है। क्यों होता है एल्वोलाई में ज़्यादा, क्यों होता है दैट आई डोंट नो, बट ज़्यादा होता है इतना पता है मेरे को। चलो यो चांस, क्योंकि वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है लिटरली वहाँ पे। सही बात है। चलो योर चांस। तो ऑक्सीजन जो माइग्रेट करते हैं प्लेन से एडजॉइनिंग एरिया, जैसे कि रोहतांग पास, क्या पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द प्लेन्स टू एन एरिया एडजॉइनिंग रोहतांग पास। अच्छा रोहतांग पास क्या है? अरे हाइट पे है क्या एरिया? हाँ बहुत ज़्यादा हाइट पे। ठीक है, अब 6 महीने में उनके पास ज़्यादा आरबीसीज होंगे और उनकी हीमोग्लोबिन की जो उनकी उसकी लोअर बाइंडिंग एफिनिटी होगी ऑक्सीजन से। सही बात है। और दूसरे स्टेट में जाके बीमार भी पड़ने लगते हैं वो लोग। ज़्यादा हाँ, आरबीसी होंगे और उनकी एफिनिटी लो हो जाएगी। हाँ लो हो जाती है एफिनिटी। एफिनिटी लो क्यों हो जाती है यू मैं आस्क, ताकि ना वो नहीं ऐसा नहीं होता। एफिनिटी कम से कम ऑक्सीजन में सही है। नहीं ऐसा भी नहीं होता, मतलब वो जल्दी कर सके। सही बताऊँ तो एफिनिटी मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन इसने जोड़ लिए हैं, ठीक है, 4 ऑक्सीजन जोड़ लिए हैं, ऊपर गया और फिर लोअर एफिनिटी है, तो मतलब वो जल्दी से ऑक्सीजन छोड़ भी सकता है। जल्दी इट मेक्स देम मोर एफिशिएंट, वो यहाँ छोड़ देता है ऑक्सीजन, जल्दी से छोड़ देता है। लो एफिनिटी है ना, तो बिना किसी एफर्ट के आराम से छोड़ सकता है। फिर वो नीचे आएगा वापस से, ये काट नीचे आएगी, समझ रहे हो? अरे मतलब ये हाइट तो ऐसी बना दी है मैंने, ये हाइट नहीं बनानी चाहिए थी। इसका कोई लेना देना नहीं है हमारे आंसर से, मैं बस बताता एफिनिटी कम क्यों है। मतलब ये एल्वियोलाई है और ये तुम्हारा वो है टिश्यू है, टिश्यू में जाके छोड़ रहा है, ये ऑर्गन टिश्यू है। आई थिंक बिल्कुल राइट बात कही है जी इन्होंने। चलिए 24 पे आ जाते हैं। एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन होता है वो अनयूज चला जाता है ह्यूमन ब्लड में, ठीक है, इवन इट आफ्टर इट्स अपटेक बाय द बॉडी टिश्यू। अच्छा मेरे हिसाब से ये रिज़र्व ऑक्सीजन होता है मेरे हिसाब से, ये सही बात है मेरे हिसाब से भी। ताकि इसे बाद में यूज़ कर सकें आप एमरजेंसी में। चलिए जी आपकी बारी। अच्छा अरे ऊपर तो करो। अरे ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर क्या है? अच्छा चलिए बताइए। अच्छा P alveolar cavity, main site of exchange of respiratory gases. I don't think so. S capillary wall नहीं है,
क्यू रेड ब्लड सेल है और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 नहीं, गलत है। आर आर्टिलरी कैपिलरी नहीं, थर्ड ही आएगा इसका। आर्टिलरी नहीं है, वो एल्वोलर है। बिल्कुल राइट बात कही है जी इन्होंने, थर्ड है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शिफ्ट द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू दी राइट। राइट मतलब उसका सैचुरेशन पॉइंट बढ़ा देना, ठीक है। ओके नहीं, अच्छा ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर रहे हो, अच्छा ओके ओके ओके। मतलब सैचुरेशन बढ़ा, डज नॉट शिफ्ट। फोर्थ है इसका आंसर, क्योंकि मेरे को नहीं पता फोर्थ क्यों है। अच्छा ओके, फर्स्ट है इसका आंसर। आई डोंट नो व्हाट इज़ 2,3-DPG। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा देते हो तो आपका जो डिसोसिएशन कर्व टू दी राइट, हाँ मतलब फिर आपको ना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा रुको मैं समझ गया, टू द राइट शिफ्ट करने का क्या मतलब है। देखो बहुत जीनियस, मेरे जीनियस दिमाग से एक जीनियस बात निकली है। राइट शिफ्ट होने का ये मतलब है, ये राइट शिफ्ट कर दिया मैंने उस कर्व को, सेम बिल्कुल सेम टू सेम कर्व है। क्यों सीमा जी, हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? अब आई है, अब आई है। ये देखो मैंने राइट शिफ्ट कर दिया इस कर्व को, है ना। हाँ अब देखो पहले 20 mm उस पे 20 mm ऑक्सीजन पे, ठीक है 20 mm ऑक्सीजन पे पहले कहीं मेरा 30 हो रहा था, 30% अच्छा। सैचुरेशन था मेरा। अब मेरा 20 mm mg पे सिर्फ और सिर्फ 10% सैचुरेशन है। 10%। तो ये मेरे कुल मिला के ऑक्सीजन के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। हाँ अब देखते हैं कि ऑक्सीजन के लिए अनफेवरेबल कंडीशन कौन कौन देता है। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड देता है और इंक्रीज टेम्परेचर भी ख़राब होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन के लिए, राइट। हाँ। इंक्रीज पीएच तो एक अच्छी कंडीशन होती है, DPC डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है उससे क्या होता और है। वो एसिड होता है, अच्छा एसिडिक होता है। एसिड की एक एसिड। हाँ तो ये भी एसिडिक कंडीशन बढ़ा देता है, यानी कि पीएच कम कर देता है। तो फर्स्ट होना चाहिए था इसका आंसर। चलो कोई बात नहीं, ये यूँ इतना तो होता रहता है। चलिए ये आपकी बारी। बहुत हो गया आज तो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन। अच्छा, जो हाइड्रोजन जो है रिलीज होता है कार्बनिक एसिड से, वो कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन के साथ और बनाता है हीमोग्लोबिन एसिड। पहली बार सुना है मैंने हीमोग्लोबिन एसिड। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है एरिथ्रोसाइट्स का, वो अल्कलीन होता है। ये बात तो सही है, क्योंकि उसको इंक्रीज पीएच कंडीशन चाहिए होती है बनने के लिए, तो इसीलिए मेरे हिसाब से वो अल्कलीन होता है। मोर देन 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसफ़र होती है टिश्यू से लंग्स में इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो कंपाउंड्स। नहीं, ये गलत है, नॉट नॉट करेक्ट। साउंड्स एक करेक्ट। हेल्दी पर्सन में, अच्छा नहीं, प्लाज्मा के फॉर्म में होती है, सॉरी। बोलिए बोलो। एक हेल्दी पर्सन में जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो मोर देन 50 बिल्कुल ऐसा नहीं है, मोर देन 5 होता है। मोर देन 5 भी बहुत है कुछ लोगों के लिए। सही बट यहाँ बात। पे आएगा 12 to 13 ग्राम पर लीटर होगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से इसका आंसर है सेकंड। सेकंड इज दी ओनली करेक्ट वन। तो आओ देखते हैं। ऑ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑफ अरे एरिथ्रोसाइट इज नॉट अल्कलीन अपेरेंटली। वाई? क्योंकि उस पर उसको चाहिए तो अल्कलीन कंडीशंस होती है ना। और पहला वाला तो हीमोग्लोबिन एसिड क्या होता है, कुछ नहीं होता, गलत है। कंबाइंड विद हिम, ये सही बात है। सुना सुना सा तो लग रहा है मेरे को भी। हीमोग्लोबिन एसिड कब और कहाँ सुन लिया? शायद यहाँ देखा था मैंने। एनसीईआरटी में तो हो ही नहीं सकता, आओ देखते हैं। मर के भी नहीं हो सकता एनसीईआरटी में। ओके अभी देखते हैं। हीमोग्लोबिन नहीं दे रखा है यहाँ पे कहीं। मेरे हिसाब से ये वाली बात चल रही है, सही बताऊँ तो। अच्छा नहीं, ये वाली बात नहीं चल रही है। कोई बात नहीं चल रही है, ये गलत है। पहले तो ये सर्च करूंगी मैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन अल्कलीन होता है या एसिडिक। चलो कर लो, जब तक हम बढ़ते हैं आगे। जब तक सीमा जी बता देंगे, या तुम लोग बता दिया करो यार, तुम लोगों को रखा क्यों है मैंने।
तुम लोग हेल्प नहीं करते हो यार हैं डिस्कॉर्ड पे। हीमोग्लोबिन के बारे में ट्रू चीज़ क्या है? डाइपेप्टाइड होता है प्रेजेंट इन आरबीसी कॉर्पुस्कल इन ब्लड वॉर्म, आई डोंट नो। प्रेजेंट इन द डिजॉल्व स्टेट इन ब्लड प्लाज्मा इन अर्थवॉर्म, आई डोंट नो अर्थवॉर्म में होता भी है कि नहीं होता। इट इज़ अ डाइपेप्टाइड इन मैमल्स एंड लोकलाइज्ड इन रेड ब्लड कॉर्पस। मैमल्स में होता तो है वैसे आरबीसी, ब्लड वॉर्म, अर्थवॉर्म, स्कॉर्पियन ये सब में नहीं होता, आई डोंट थिंक सो। इट इज़ प्रेजेंट इन डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा इन स्कॉर्पियन, मैमल में होता है। तो आई वुड गो विथ थर्ड नंबर एंड इट इज़ रॉन्ग फॉर सम वट एवर रीजन। इट इज़ अ डाइपेप्टाइड इन मैमल्स एंड लोकलाइज्ड इन रेड ब्लड सेल। डाइपेप्टाइड होता है क्या? डाइपेप्टाइड नहीं होता यार, शायद एक ही पेप्टाइड होता है ना, उसमें एक ही NH2 होता है। चलो ठीक है, इट इज़ पेप्टाइड NH2 होता है। हाँ मतलब पेप्टाइड बॉन्ड डाइपेप्टाइड, हाँ जो जिसमें वो होता है एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है, या शायद दो पेप्टाइड बॉन्ड होते होंगे, तो एक ही तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है इसमें। चलो देखते हैं भाई, नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया। चलो जी आपकी बारी। काफ़ी ख़राब रहा है हमारा परफॉर्मेंस। तो ये चैप्टर हम कर भी तो कितना टाइम बाद रहे हैं, लाइक लिटरली पहली बार कर। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सपायरेशन तब होती है जब डायफ्राम रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल सही है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स हो जाए, सही बिल्कुल बात सही है, बात है। और कुछ सुनेंगे नहीं हम, पहला ही इसका आंसर है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करते समय मतलब इनहेल करते समय तो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा था। टाइडल वॉल्यूम होती है तुम्हारी कम से कम 2.5 से 3 लीटर के आसपास होती है, समझ रहे हो? पक्का 6 से 8 ml पर मिनट क्या होता है? पर मिनट तो सही है। अरे अरे हमने 2.5 से 3 लीटर ही तो पढ़ा था अभी कुछ देर पहले ही, तो क्वेश्चन आता है कैसा? तो अच्छा टाइडल वॉल्यूम 3.5 से 5 लीटर था तब भी, दैट डजन फर्स्ट का डी तो था हमने, फर्स्ट का डी सॉरी। अरे अरे क्या एक टाइडल सेकंड वॉल्यूम क्या है पढ़ रहा वो हूँ मैं? टाइटल। अच्छा अरे यार, अरे हाँ हाँ ठीक है, 500 हाँ 500 होती है, सेकंड हाँ की। हाँ हाँ 500 होती है 1 सेकंड में, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सही बात है। चलो ठीक है भाई, हो गया काफ़ी बेहतरीन ही हो गया। बढ़ते हैं अगले DPP पे, लेते हैं थोड़ा ब्रेक लेते हैं 1 सेकंड। 70% एक्यूरेसी लेने के बावजूद हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट DPP पे। चलिए तो पहला क्वेश्चन है आज का, सीमा जी आप करो। इसका आएगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, तो सेकंड ना, क्योंकि हाँ थर्ड तो कार्बामिडो है, तो लेट्स गो विद सेकंड। डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस व्हेन। तुम हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे अलग अलग करोगे? चलो ठीक है, पहले तुम्हारा प्रेशर कम होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का, इज़ लो, ठीक है, और प्रेशर ऑफ NO2 इज़ हाई, ठीक है, बिल्कुल सही है। सही है। बट ये दोनों अलग अलग कब होते हैं? ये दोनों एल्वोलाई में अलग अलग होते हैं, राइट? हाँ तो लेट्स गो विथ फर्स्ट। चलिए जी आपकी बारी। अच्छा, इसमें आएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होगा, जुड़ेगा कार्बोनिक हाइड्रेट से, फिर उसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेट आएगा। हाँ मतलब तुम सेकंड हाँ तो तुम पानी जोड़ रहे हो तो भाई हाइड्रेट्स, और पानी निकाल रहे हो तो एनहाइड्रेट्स। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। दोनों ही कार्बोनिक एनहाइड्रेट से होता है, वाह जी वाह। देखते हैं, हाँ ये सब दोनों ही चीज़ें कार्बोनिक एनहाइड्रेट से होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपका भी जुड़ता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट से, और उससे H+ भी निकलता है एनहाइड्रेट से। वाह जी वाह, नई बात पता चल गई जी। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप होता है। अच्छा सीमा जी एक और बात याद दिला देना, इनके हमारे जो मिस्टेक्स हैं उनके कार्ड्स बनाने हैं हमें, ठीक है, लास्ट में। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड होता है एज डैश एट द टिश्यू लेवल, ट्रांसपोर्टेड टू द डैश एंड इज रिलीज आउट एज CO2। इफ आई एम नॉट रॉन्ग बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, और फिर एल्वोलाई तक जाता है और फिर उसको निकाल दिया जाता है। लेट्स गो विद
थर्ड, नेवर रॉन्ग। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आपका ट्रैप्ड होता है। बाइकार्बोनेट क्या होता है? बाइकार्बोनेट वही होता है जो हमने अभी पढ़ा, ये बाइकार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट। चलिए जी आपकी बारी। रिसेप्टर्स जो कि कैरोटिड और आयोटिक आर्क में प्रेजेंट होते हैं, वो किसके वेरी मच सेंसिटिव होते हैं? तो दे आर वेरी मच सेंसिटिव टू बोथ 2 and 3 आएगा इसका। इंक्रीज इन PO2 इन आर्टियल ब्लड एंड डिक्रीज इन PO2 इन वीनस ब्लड, अकॉर्डिंग टू मी, बोथ 2 and 3। आई थिंक इसका आंसर फर्स्ट होगा, ओनली वन। ओके ठीक है। मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो CO2 से डरता ज़्यादा है। मतलब उसको ऑक्सीजन उतना पसंद नहीं है जितना उसको CO2 नापसंद है। समझ रहे हो? ऐसे याद किया था मैंने, क्योंकि आपके जब आप सांस रोक लेते हो तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपको दिक्कत नहीं होती है, आपको दिक्कत होती है कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने से। बिल्कुल उतने जितने मुझे आप। ठीक है, ओके। स्पेशलाइज सेंटर नोन एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर रेगुलेट्स रेस्पिरेशन। इट इज़ लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगाटा, इज इट? जी जी, पॉन्स भी हो सकता है। पॉन्स सिर्फ क्रीम होती है और कुछ नहीं होता। बताइए। Which substance when present in high level can activate the chemosensitive area present adjacent to rhythm center? अच्छा अच्छा, I think third, CO2 and H plus ions. I think you are right. I must say you Then are what do must you be right. right? According to that, I'm never also wrong. Never wrong. Never been wrong. सही था by the way. Pneumotaxic center can moderate the function of respiratory rhythm center by increasing red blood cell size. अच्छा, reducing the duration of inspiration. I have no idea. अगर आप रेड ब्लड सेल साइज बढ़ा देते हो तो आपका जो इंस्पिरेशन का समय होगा वो कम हो जाएगा। इंस्पिरेशन का समय मे बी, आई डोंट नो। हाँ राइट, नेवर रॉन्ग। जल्दी जल्दी इंस्पायर कर पाओगे ना, बड़ा साइज़ है तो आराम आराम से उठाएगा, आराम आराम से निकाल देगा। बड़ा ट्रक है। एक क्वेश्चन मिस हो गया हमसे बाय द वे। खोल दिया, वही है ये मिसिंग मिसिंग वाला क्वेश्चन ही है ये। ब्लड जो है वो एसिडिक नहीं बनता, बट वो CO2 कैरी करता है। बिकॉज क्योंकि 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 CO2 ट्रांसपोर्ट में या तो फर्स्ट है या तो थर्ड है। देखो कॉन्टिन्यूसली डिफ्यूज भी हो रहा है टिश्यूज के थ्रू, और CO2 ट्रांसपोर्ट ब्लड बफर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। ऐसा हो सकता है थर्ड वन कुड बी। आई थिंक इट्स थर्ड। कहीं भी अगर आपका एसिडिटी मतलब एक pH मेंटेन लेवल है, pH लेवल मेंटेन्ड है, तो उसका आंसर हमेशा बफर ही होता है। बफर के लेने देने मतलब बफर के देने देने से हम लोगों का जो बफर कुल मिला के ऐसा होता है ना, जैसे तुम्हारा बेसिसिटी बढ़ रही है तो उसको खींच के वापस से एसिडिक बना दिया, अगर एसिडिटी बढ़ रही है तो उसको खींच के वापस से बेसिक बना दिया। एक कांस्टेंट pH के लिए बफर आपका ज़रूरी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड इन वर्कर्स इन ए मिल। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। जो लोग मार्बल, बालू, गिट्टी, प्याज, लहसुन, या ऐसी जगह का प्याज लहसुन तो नहीं, जहाँ पे बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं ना, वहाँ पे अगर काम करते हैं तो उनके पास उनके कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। बाकी ये चीज़ें तो इसके अंदर ही आ जाती हैं। बाकी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डी जो ORD कहते हैं जिसे, वो तो होता है हम लोग। चलिए जी। एक क्रोनिक डिसऑर्डर जिसमें कि एल्वियोल वॉल्स डैमेज हो जाती हैं एक्सेसिव स्मोकिंग से, दैट इज एम्फाइसीमा। ऑफ कोर्स इट हैज सीमा इन इट्स नेम। व्हाई वुड यू से दैट? एम्फाइसीमा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्पटम ऑफ एस्थमा। आपकी एल्वुलर वॉल डैमेज होनी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग तो होती है, ब्रीदिंग नॉइजिली, वीजिंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स। आई डोंट थिंक इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स अस्थमा में होता है। आई डोंट थिंक सो।
या तो थर्ड है या तो फोर्थ है। लेट्स एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती है। लेट्स तीसरा आएगा। इज नॉट अ सिम्टम बताएं। तीसरा है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फोर्थ हो सकता है। अच्छा वाह जी वाह, तीसरा है बट ये नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है। एल्वुलर, अच्छा हाँ वो तो एम्फाइसीमा में डैमेज होती हैं, सॉरी माय बैड my bad। चलिए आपकी बारी। अस्थमा में बी attributed to allergic reaction of the mast cells in the lungs। फर्स्ट नहीं होगा? थर्ड नहीं, फ्लूइड थोड़ी होता है अस्थमा में, फ्लूइड किसमें होता है? किसी और में होता है फ्लूइड। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन होता है अस्थमा, मास्ट सेल्स इन दी लंग्स, ठीक है। तभी तो हीमोग्लोबिन, जैसे ही वो डस्ट वगैरह आती है अस्थमा के पेशेंट्स को डस्ट से बहुत दूर रखा जाता है, क्योंकि मास्ट सेल्स अगर इन्फ्लेमेटेड होंगे तुरंत पकड़ लेंगे और फिर ब्रीथ नहीं कर पाएगा आदमी या औरत। सही बात है। हीमोग्लोबिन जो कि आपका बॉन्डेड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, और देयरफॉर कैनॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अच्छा हाँ देखो, इसको बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। गलत। नहीं वेट, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हाँ और बाय द वे पता है कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। और अजीब बात है, कुदरत का भी अजीब ही करिश्मा है कि जिस चीज़ की एफिनिटी इतनी ज़्यादा है ऑक्सीजन से, वो आपको आराम से कहीं भी कॉमनली मिल जाएगी धुएं के फॉर्म में। तो इट्स अ वियर्ड थिंग बट ओके। चलिए जी आपकी बारी। वो धुआं कुदरत का करिश्मा नहीं है। हाँ मैमेलियन लंग्स है। जैसे फॉरेस्ट फायर तो लगती ही नहीं थी। अरे तो वो तो मतलब वहाँ कौन इंसान मिल जाएगा तुम्हें फॉरेस्ट फायर में, मिलेगा कोई? और वो भी बहुत रेयर है। रेयर नहीं एक होती फॉरेस्ट मतलब एक कुदरत एक फॉरेस्ट फायर कर रही है, उससे भी दिक्कत है, और जो इंसान इतना कुछ कर रहा है। तो मैंने कहा। अच्छा चलो करो। मैमेलियन लंग्स में न्यूमरस एल्वियोलाई होती हैं, किस लिए? वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, इंस्पायर्ड एयर की लंग्स को प्रॉपर शेप में रखने के लिए, हम आपकी आवाज़ कट गई। इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर गैसेस डिफ्यूजन। आ रही है क्या? अब आ रही है, बीच में कट गई थी, बताइए। तो इसका चौथा आएगा। एल्वियोलाई का मकसद ये है, वो ज़्यादा इसलिए होती है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए गैसेस डिफ्यूजन के लिए। तो चौथा आएगा। बिल्कुल राइट बात कही है जी आपने, चौथा है इसका आंसर। आप सरफेस बढ़ाते हो आप, इसलिए वो सर्कल के फॉर्म में होती है, ध्यान रखना। Which of the following statement is false? The conducting part of respiratory system transport the atmospheric air to terminal alveoli। अरे भाई साहब ये थोड़ा दिक्कत होती है मेरे को। पहले देखते हैं। Exchange part of respiratory system is the actual site at which O2 and CO2 exchange take place। हाँ ये तो ठीक बात है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो कंडक्टिंग पार्ट होता है उसे फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह से, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है वो फॉरेन पार्टिकल क्लियर कर देता है, ह्यूमिडिफाई कर देता है और बॉडी टेम्परेचर तक ले आता है। ये कोई ना कोई पार्ट तो करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कोई ना कोई पार्ट करता है। एक ही पार्ट करता है, फॉरेन पार्टिकल को साफ़ करने पाना, उसको ह्यूमिडिफाई करना और उसको बॉडी टेम्परेचर तक लाना। अब ये कंडक्टिंग पार्ट है या नहीं ये नहीं पता, आओ देखते हैं। कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर टू टर्मिनल एल्वेलाई। अब कंडक्टिंग पार्ट बहुत बड़ा होता है कि कंडक्टिंग पार्ट एक छोटा सा पार्ट होता है? आई विल गो विथ फर्स्ट गलत लग रहा है मेरे को, लेट्स गो विथ फर्स्ट। ओके सारी चीज़ें सही हैं, माय बैड। कंडक्टिंग पार्ट होता क्या? सिमर जी कहाँ गए आप? इधर ही हूँ, सोच रही हूँ। एक 3 पार्ट में डिवाइडेड तो होता है, ये याद क्यों नहीं आ रहा मेरे को? ये रहा, अबे ये रहा, हाँ ये रहा। कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट टर्मिनल। अच्छा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके बिल्कुल अंदर तक का सारा पार्ट कंडक्टिंग पार्ट होता है। अच्छा ओके, मुझे नहीं पता था, बिल्कुल बिल्कुल। बता देते यार। तो क्या आप क्या अपने सांसों के बिना सांस से लेंगे क्या? अंदर कहाँ से जाएगी सांस? और भी जगह होती मतलब है, हवा, और भी जगह होती है। ओके जैसे कि चलिए आप आंसर करिए चुपचाप। चुपचाप आंसर कैसे करूँ? जो प्रोसेस है माइग्रेशन। बोलो बोलो।
तो प्रोसेस है माइग्रेशन का क्लोराइड आयंस का प्लाज्मा से आरबीसीज में और कार्बोनेट आयन का आरबीसी से प्लाज्मा में। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। पहला आंसर है इसका। आयनिक शिफ्ट भी बिल्कुल कह सकते हैं पर बिल्कुल राइट बात कही है क्लोराइड आपने। ज़्यादा मैंने भी कहीं जल्दी। पढ़ा था, क्लोराइड आयन से जो आरबीसी में जाती है ना सिस्टम आयन करने, उसे क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। 18 क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेप्टर एसोसिएटेड विद aortic arc and carotid artery can recognize changes in CO2 and H plus concentration and send necessary signals to dash for remedial action, यानी कि रिदम सेंटर पे जाएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए थर्ड आंसर होना चाहिए इसका। चलिए जी आपकी बारी। इसमें से कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन से इंसेक्ट के? अच्छा, क्यूटिकल। रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर इंसेक्ट्स, बात तो ठीक ही लग रही है। क्यूटिकल, आर वैसे यू श्योर? ट्रैकिया भी तो होती है। ट्रैकिया भी लेट्स तो गो विद होती है। ट्रैकिया। ट्रैकिया नहीं, है, डोंट गो विद ट्रैकिया। ही है। गो विद ट्रैकिया। हाँ, ट्रैकिया ही है। बक्कल कैविटी, मॉइस्ट स्किन और लंग से कौन करता है वो जी? मेंढक है। टर रॉबिन सर, आगे बढ़ते हैं, आपकी बारी। हेलो। वर्टिब्रेट्स के अमंग फिशेस जो है वो यूज करती हैं डैश। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स रेस्पायर करते हैं डैश। तो फिशेस अपने जो पता करती हैं गिल से और बाकी सब करते हैं हमारे एम्फीबियन लंग से करते हैं। लैंग। तीसरा आएगा इसमें। लैंग से करते हैं, सही बात है। हम्म। 22 रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज बाय मोस्ट aquatic arthropod and mollusks, मोस्ट स्पाइरकल्स, राइट? कुछ भी गिल। इसका गिल्स नहीं आएगा इसका। गिल टेस्ट कर रहा था आपको मैं। aquatic है, ग्रिल यूज करेगा वो। चलिए जी आपकी बारी। इसमें से कौन सा ऑर्गेनम वेस्कुलराइज्ड बैग्स यूज करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए? तो वेस्कुलराइज्ड बैग, कितना गंदा सवाल है ये। आई गो विद बोथ 1 and 2। वेस्कुलराइज्ड सभी करते बैग, हो। वेस्कुलर बैग, लंग्स यार, लंग्स का अलग नाम है। हाँ तो थर्ड होगा। थर्ड कैसे हो जाएगा? फर्स्ट होगा, फर्स्ट होगा एक्वेटिक यार, कौन फर्स्ट। सा? अरे आप भी सिस्टम हैंग है जी आपका तो। एक्वेटिक एम्फीबियन वो नहीं होता, फ्रॉग, उसमें लंग्स नहीं होते। एक्वेटिक नहीं एक्वेटिक होता वो। ऑर्गेनिज्म बोला उसने, और वो टेक्निकली स्पीकिंग टेरेस्ट्रियल होता है, वो तो बस सैक्स सूक्स मचाने जाता है ना पानी में। Okay. अर्थवर्म, अर्थवर्म की होती है मॉइस्ट क्यूटिकल, मॉइस्ट क्रिटिकल अर्थवर्म। एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड जो होता है वो आपका यूज़ करेगा जिल्स, बी का फर्स्ट सेकंड, ठीक है। कॉकरोच आपका करेगा आपका ट्रैकिया, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, तो आपका आएगा। चलिए आपकी बारी है। इसमें सही से था कौन भाई सा करेक्ट है रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग? वो। कोई भी आदमी या औरत या मच्छर कीड़ा रेस्पिरेशन के बिना नहीं रह सकता। सही बात। ये ये हर दिन होता है, हर जगह होता है, हर रात होता है, हर दिन होता है, ठीक है। इसमें होता है इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। सही है, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा इसका। पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो सकता है। मैंने भी तो ये बोला। अच्छा, आपने भी बोला। बुक लंग्स, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? बुक लंग्स आप नहीं सुनाई देता। बुक लंग्स आर रेस्पिरेटरी और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन, देखो आर्थ्रोपोडा के अंदर एक सिस्टम होता है एराकिनीडा, क्लास, सब क्लास। हाँ सब क्लास होता है, उसको एराकिनीडा बोलते हैं, और वो उसके पास बुक लंग्स होता है। बुक लंग्स, उसमें क्रैब भी आता है। उसके अंदर एक केकड़ा आता है, बड़े ही केकड़ा। सेक्सी सा क्रैब होता है, ओके किंग क्रैब। ओके। अमंग वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में से ये यूज करते हैं गिल्स। अच्छा, तो फिशेस यूज करती हैं गिल्स, जबकि रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स रेस्पायर करते हैं लंग्स के थ्रू। एम्फीबियंस जो है वो रेस्पायर कर सकते हैं मॉइस्ट स्किन से भी। तो इसका आंसर आएगा थर्ड, फिशेस लंग्स मॉइस्ट।
फिशेस लैंग्स और मॉइस्ट स्किन कह रही हैं सीमा जी, एंड बिल्कुल सही बात कही है। रीड दी फॉलोइंग फीचर्स, इट इज़ डबल लेयर्ड एंड कवर्ड द लंग्स, फ्लूइड फ्री, आउटर लेयर जो है, देखो ये है ना आपकी, ये जो चीज़ें हैं ये सब बात कर रहे हैं लंग्स की कवरिंग को। लंग्स की कवरिंग को बोलते हैं, पेरिकार्डियम में होती है हार्ट की कवरिंग, पेरिटोनियम होती है आपकी लंग्स की कवरिंग होती है शायद, नहीं, प्लूरा होती है लंग्स की कवरिंग, हाँ प्लूरल हाँ। मेम्ब्रेन होता है, हाँ तो ठीक है थोड़ा अच्छा। पेरिटोनियम किसकी कवरिंग होती है? किडनी की, कुछ भी, लीवर की, कुछ भी। बॉडी ऑर्गन की कौन कवरिंग, कुछ भी। मर्डर कर दूंगा मैं आपका, चलिए अब आंसर करिए। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्डोमिनल कैविटी की लाइनिंग होती है। सॉल्विंग के दौरान क्या सॉल्व करना है? कुछ भी करना हो उससे क्या मतलब है? मतलब तो है। किस दिन आपका मर्डर कर दूंगा फिर आप बोलोगे पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो नहीं करता था। हाँ, ठीक है, ठीक है, आई विल इग्नोर दैट। ग्लॉटिस जो है उसको कवर किया जा सकता है थिन इलास्टिक कार्टिजिनियस फ्लैप से, जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, ताकि फूड जो है वो आपके लैरिंक्स में ना चले जाए। बट कुछ लोग खाना खाते खाते भी इतनी बकवास करते हैं कि उनके एपिग्लॉटिस में कुछ काम नहीं कर पाता। ट्रैकिया जो है वो स्ट्रेट ट्यूब है जो एक्सटेंड कर रहा है अप टू दिस कैविटी, which then divides into right and left primary bronchi। देखो, C तो bronchi है, A तुम्हारा एपिग्लॉटिस है, ठीक है, और B जो है वो तुम्हारी मिड थोराइक कैविटी है, क्योंकि थोराइक कैविटी हो जाएगी उसकी नीचे वाली, ऊपर वाली होती है उसकी अपर वाली, तो मिड थोराइक कैविटी आएगा। थोरैसिक होता है, सेकंड, थोरैसिक होता है, थोराइक क्या होता है? थोरैसिक होता है वो। आज का लास्ट क्वेश्चन, जुरासिक होता है, आज का जुरासिक लास्ट, पीरियड होना चाहिए था आपको। दी थोरैसिक चेम्बर इज फॉर्म, मैं तो था ही, मेरे को टीरेक्स के नाम से जाना जाता था अगर आपने कभी सुना होता। टमाटर रेक्स। दी थोरैसिक चेम्बर इज फॉर्म डॉर्सली बाय डैश, थोरैसिक चेम्बर पीछे जो होता है डॉर्सली, पीछे की साइड जो होता है वो आपका क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम होता है, सही बात है। वेंट्रली यानी कि आगे की साइड आपका डायफ्राम, रिब्स होते हैं, सॉरी, या स्टर्नम भी हो सकता है, हाँ। लैटरली बाय, हाँ आगे की साइड स्टर्नम मान लो, आगे पीछे आपका वर्टिब्रल कॉलम, आगे आपका स्टर्नम, लैटरली बाय रिब्स, और डोम शेप्ड आपका डायफ्राम। तो आपका करेक्ट 1 हो जाएगा आंसर इसका। इसी के साथ साथ DPP सबमिट करते हैं, और हमने 20% की जंप मारी है पहले से, तो बहुत बहुत बेटर परफॉर्मेंस रही है हमारी। लास्ट वाले में तो सेक्सी मच गया था हमारे साथ। इसी के साथ साथ ये वाली वीडियो हो जाती है कंप्लीट, और अब हमने कर लिया है बिल्कुल एक जनरल आइडिया ले लिया है। अब थोड़ा इन डेप्थ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डिस्कॉर्ड पे आओ, ठीक है, वी कैन गिव यू टाइम। डिस्कॉर्ड पे आओ, सवाल जवाब करो, अच्छे खासे लोग हैं, काफ़ी हेल्पफुल आपकी ऑडियंस मिल जाती है, सब लोग साथ में सेक्स मचाएंगे। मिलता है आपसे नेक्स्ट। थैंक यू सीमा जी फॉर कमिंग। कुछ आप बोलना चाहेंगे? यही बोलना चाहूँगी कि आप टीरेक्स नहीं थे, इस बात को वापस ले लो। ठीक है, नई वीडियो पोस्ट नहीं करने दूँगी। ठीक है, फाइन। मैं टीरेक्स नहीं था, मैं था स्टेगोसोरस। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। आज सारी रात डीजे पे